ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। पहले तो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने भी प्रिय मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में टीचर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे वो छोटा हो जन्म से लेकर के उसके बुढ़ापे तक में, हर वक्त एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो उसको हर वक्त तराशने के लिए मौजूद होता है। जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे माता पिता वो गुरु का काम करते हैं और फिर हमें ABCD सिखाने से लेकर के आज हमें संविधान पढ़ाने और आगे बड़े होकर के आगे जब हम कुछ लाइफ में करेंगे तब तक में हर वक्त हमारे साथ एक गुरु होता है। तो पहले तो हमें अपने जीवन में आए सभी गुरुवरों को, सभी गुरु को नमन करते हुए उनको बधाई देना है। हैप्पी टीचर्स डे। और आगे क्रम में बढ़ते हुए हम लोग संविधान के नेक्स्ट चैप्टर यानी कि भाग 3 मूल अधिकार के बारे में देखेंगे। तो मूल अधिकार के बारे में देखें उसके पहले हम लास्ट में क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हमने नागरिकता देख लिया था, हमने भाग 2 भाग 1 को देख लिया था, अच्छे से समझ लिया था। आज हम भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार है क्या, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को रखा गया है, कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं, आने वाले एग्जाम में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और किन अनुच्छेदों पे हमें फोकस ज़्यादा करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमान और आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है जो कि वनडे एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है। देखिए, मौलिक अधिकार एक ऐसा चैप्टर है जिनसे चाहे कोई छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, जिनमें भर भर के क्वेश्चन मौलिक अधिकार से बनते हैं। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन मौजूद हैं जिनको एग्जामिनर के लिए आसानी होती है क्वेश्चन बनाना, और ये हमारे नागरिकों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वह व्यक्ति जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या वो व्यक्ति जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहा हो, उसके लिए मौलिक अधिकार को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या अधिकार दिए गए हैं जिसको हमें जानना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों पे हम एक एक करके जानेंगे ताकि हम एज ए स्टूडेंट भी इस चीज़ को समझ सकें और एज अ इंडियन पीपल के नाते भी हम इसको समझ सकें। तो मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर देखते हैं कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। तो जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 है जिसमें मौलिक अधिकारों में चर्चा की गई है, मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। अब क्या हमें 12 से लेकर के 35 तक के सभी अनुच्छेद पढ़ना है? देखिए, पढ़ना तो हम सब पढ़ेंगे क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपके अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक हैं, जिनसे हर बार क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हमें 14 से लेकर के 32 तक में जिनसे हमारे मूल अधिकारों के प्रकार हैं उनके अंतर्गत ये आर्टिकल हैं। बाकी हम 12 से लेकर के 35 तक के सभी लगभग अनुच्छेदों को देखेंगे। तो जो मौलिक अधिकार है उसको संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में रखा गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मूल अधिकार जो है उनको अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर निर्मित किया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है वनडे एग्जाम में कि जो मौलिक अधिकार है उसको भारत में जो लिया गया है, भारत के संविधान में लिया गया है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले क्वेश्चन आपका बनता है कि किस भाग में है, तो भाग 3 में है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद में है, तो 12 से 35 तक में है। और किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब अगर आगे बात करें तो संविधान में सम्मिलित एवं राज्य द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार मूल अधिकार होते हैं। यानी कि पहली चीज़ तो जो मूल अधिकार होते हैं इसको संविधान में सम्मिलित किया गया है, तभी इसको अनुच्छेदों के रूप में रखा गया है। और दूसरी चीज़, ये वो अधिकार होते हैं जो राज्य द्वारा यानी कि देश द्वारा या संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। याद रखिएगा, नागरिकों को दिए गए अधिकार मूल अधिकार होते हैं। अर्थात ये जो अधिकार होते हैं इन्हें न्यायालय द्वारा यानी कि कोर्ट द्वारा लागू किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो मूल अधिकार होते हैं क्या यह अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, क्या न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं? तो जी हाँ, ये न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। यानी कि सीधे सीधे न्यायालय मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है। अगर लागू करने की बात आती है तो मौलिक अधिकारों को आपका जो कोर्ट होता है, वो न्यायालय होता है, ये लागू करेगा। अब जब हम आगे नीति निषेध तत्व पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिफरेंस आता है कि जो मूल अधिकार नीति निषेध तत्व होते हैं इनको आपके न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है, यानी कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि वो राज्य की जिम्मेदारी लोगों के प्रति है नीति निषेध तत्व में। लेकिन मौलिक अधिकार में जो मौलिक अधिकार जो नागरिकों को दिए गए हैं, इसके चलते
किसी भी नागरिकों के अधिकारों का हनन ना हो, इसलिए जो कोर्ट होता है वो एक तरीके से संरक्षण भी प्रदान करता है मूल अधिकार को, और यह मूल अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं। तो इतने से पॉइंट से आपके 4-5 क्वेश्चन बन गए, जो कि वनडे एग्जाम में आप देखेंगे मैक्सिमम टाइप पूछे गए हैं जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाएंगे, कि किस भाग में है, कितने अनुच्छेद में है, किस देश के संविधान से लिया गया है, साथ में ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है कि नहीं है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। मूल अधिकारों की विशेषताओं से भैया बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली आपके स्टेट पीसीएस में स्टेटमेंट के फॉर्म में या डायरेक्टली पूछ लिए गए क्वेश्चन ऐसे क्रिएट किए जाएंगे ताकि अगर आपने देखिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होगा तो आप आसानी से उसको फेस कर ले जाएंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा होगा, उसको समझ के नहीं पढ़ा होगा, केवल फैक्ट याद किए होंगे, तो आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए और हो सके तो नोट डाउन करते हुए आगे बढ़िएगा। अब देखिए, अभी हमने देखा कि जो मूल अधिकार है उसको किस भाग में रखा गया है, किस अनुच्छेद में रखा गया है। अब हमारा जो मूल अधिकार है, भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार रखा गया है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो हम मूल अधिकारों की विशेषताएं देखते हैं। इसमें सबसे पहली विशेषता दी गई है कि परिवर्तन हेतु संविधान में संशोधन आवश्यक। तो अगर मूल अधिकारों में आपका संशोधन करना है, पहली चीज तो किसी भी मूल अधिकार को समाप्त नहीं किया जाएगा। मूल अधिकारों में जो संशोधन किए जाएंगे उसमें कुछ पार्ट जोड़े जाएंगे। जैसे आप आगे देखेंगे तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 में जब आप देखेंगे तो कई पार्ट जोड़े गए हैं, जिसमें 6 पार्ट हैं, 19 का ए, 19 का बी, इस तरह 16 में कई पार्ट जोड़े गए हैं। तो अगर कुछ संशोधन किया भी जाता है तो उसमें संशोधन किस प्रकार होगा, तो विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत के माध्यम से, विशेष बहुमत के माध्यम से आपका यहाँ पर परिवर्तन होगा यानी कि संशोधन होगा। अब देखिए 2/3 बहुमत क्या होता है। तो 2/3 बहुमत यानी कि संविधान में जो संशोधन होगा वो विशेष बहुमत के माध्यम से होगा, जहाँ पे मूल अधिकारों में परिवर्तन करना होगा, मूल अधिकारों में कुछ संशोधन करना होगा। उस 2/3 बहुमत से तात्पर्य है कि जो आपके संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे मौजूद जो भी आपके सदस्य होंगे उनके 2/3 बहुमत द्वारा उस बिल को पास किया जाएगा। पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, यानी कि किसी भी न्यायालय में, किसी भी किसी भी आपके सभा में आ सकता है, चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, लेकिन वहाँ पे उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा यह पारित होना आवश्यक है, तब जाकर के इस संविधान में संशोधन होगा, किसमें, मूल अधिकार में। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि अगर मूल अधिकारों में संशोधन करना है तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होगा या फिर विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होगा। तो याद रखिएगा विशेष बहुमत द्वारा होगा, यानी कि उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के माध्यम से ही दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के माध्यम से इसमें संशोधन होगा। पहली विशेषता ये हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी विशेषता है कि मौलिक अधिकारों की जो गारंटी है एवं सुरक्षा स्वयं संविधान द्वारा है, यानी कि स्वयं संविधान बोलता है, जहाँ पे कहा गया है कि जो मौलिक अधिकार है उनको गारंटी और सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो संविधान करता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट चीज है कि जो उच्चतम न्यायालय यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट, ये दोनों आपको जो कोर्ट होंगे ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करेंगे। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की मूल अधिकारों का हनन होता है, यदि कोई भी कानून बनाए जाते हैं जिसके तहत किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, या फिर नॉर्मली देखा जाए कानून के आधार पर मूल अधिकारों के हनन होता है किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो अनुच्छेद 32 के तहत जाएगा, और अगर वो हाई कोर्ट जाएगा तो अनुच्छेद 226 के तहत जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कई बार पूछा गया है। इस आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल 32 को हम आगे पढ़ेंगे भी संवैधानिक उपचारों के अधिकारों में, जहाँ पे 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। इन सभी रिटों के बारे में हम एक एक करके आगे क्लास में जानेंगे। अभी हम संविधान जो मूल अधिकार है उनकी विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपको ये जानना आवश्यक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि जो मूल अधिकार है उसको संरक्षित कौन करता है, तो उसको कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों संरक्षण प्रदान करती है। जहां पर जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो आर्टिकल 32 के तहत, और जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होती है वो आपके आर्टिकल 226 के तहत संरक्षण प्रदान करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि जब आपातकाल की कंडीशन आती है, आर्टिकल 332 यानी कि युद्ध की 352 युद्ध की स्थिति में हो, या फिर आर्टिकल 356 यानी कि आंतरिक जो है संविधान किसी राज्य में लागू सही तरीके से ना हो पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जब मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन होती है तो मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके। भैया ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को क्या, आर्टिकल 20 और आर्टिकल आपके जो 21 है,
आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार होते हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मूल अधिकारों की आपकी विशेषताएं हैं, पहला हो गया परिवर्तन हेतु संविधान में संशोधन आवश्यक है। कैसे होगा? 2/3 बहुमत यानी कि विशेष बहुमत के माध्यम से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा है कि मौलिक अधिकारों की जो गारंटी होती है वो कौन देता है, कौन संरक्षण प्रदान करता है? जो सुरक्षा प्रदान करता है वो आपका संविधान खुद करता है। तीसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हाई कोर्ट होता है, यह संरक्षण मूल अधिकारों को प्रदान करता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वहाँ पे अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और हाई कोर्ट भी जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आपका 226 के माध्यम से वो उसको संरक्षण प्रदान करेगा, जहाँ पे 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिनके बारे में हम एक एक करके चर्चा आगे की क्लास में करेंगे। और लास्ट इसका है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार होंगे वो निलंबित कर दिए जाते हैं, केवल 20-21 को छोड़ करके। रीज़न क्या है वो हम आगे बताएंगे कि जो 20 और 21 है ये स्वतंत्रता के अधिकारों से रिलेटेड है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल 20 भी है और आर्टिकल 21 भी है। जहाँ पे आपके आर्टिकल 20 अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है, तो वहीं आर्टिकल 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम आगे की क्लास में डीपली जानेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते हुए जानेंगे। तो ये संविधान के जो मूल अधिकार हैं इनकी कुछ विशेषताएं थी। अब कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि आर्टिकल जो 33 और आर्टिकल 34 है, जिनमें जो आपके सेना वगैरह होती है, जो आपके पुलिस वगैरह होती है, तो संसद इनको भी प्रतिबंधित कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी इनसे क्वेश्चन कई टाइम और कई बार पूछे गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधानों के प्रकार। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान के प्रकार कितने। देखिए अभी हमने देख लिया कि संविधान मूल अधिकार में जो संविधान है, जो संविधान के मूल अधिकार है वो किस में रखा गया है, किस भाग में रखा गया है, कितने अनुच्छेद में रखा गया है। फिर हमने मूल अधिकारों की विशेषताएं देख ली, सारी विशेषताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग मूल अधिकारों के प्रकार को देखते हैं जो हमको पढ़ना है, जिनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार जो है, जिसको हम लोग आपका भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, जो कि भाग 3 में है। इसमें जब हमारा मूल संविधान था, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उसमें मूल अधिकारों को, जो मौलिक अधिकार थे, उनकी संख्या 7 थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात जो 7वां मूल अधिकार था, आपका संपत्ति के अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया और उसको एक कानूनी अधिकार यानी कि आर्टिकल 300A में रख दिया गया। ये इसके बारे में हम आगे देखेंगे, आगे क्लास में चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी आप ये याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि आपके मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात जो मूल अधिकार हो गए, उनकी संख्या 6 रह गई। अब ये 6 मूल अधिकार आपके कौन से हैं? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के अधिकार हैं जिनके बारे में हमको वर्तमान में पढ़ना है। ये आपके मूल अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। अब जो समानता का अधिकार है, इसको अनुच्छेद 14 से 18 तक के में रखा गया है, यानी कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि कुल 5 आपके हो गए। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जो आपका पहला हो गया समानता का अधिकार। समानता का अधिकार देखिए तो समानता के अधिकार में कुल 5 आपके आर्टिकल हो गए। कौन से? 14 से लेकर के 18 तक। फिर आपके स्वतंत्रता के अधिकार में हो गया 19 से लेकर के 22 तक, यानी कि 4, 19, 20, 21 और 22। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और 24। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में आते हैं, यहाँ पे 4 हैं, 25, 26, 27 और 28, यानी कि 4 इसमें भी आर्टिकल हैं। फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों में 2 हैं, 29 और 30। और आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है तो आर्टिकल 32 यानी कि 1, 5, 4, 2, 4, 2, 1। ये एक ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हैं कि समानता के अधिकार में 5 आर्टिकल है, स्वतंत्रता के अधिकार में 4 आर्टिकल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में 4 आर्टिकल हैं, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों में 2 आर्टिकल हैं और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 1 आर्टिकल है। अब हमको एक एक करके इन सभी आर्टिकलों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आप अगर इन आर्टिकल को समझ लिए तो ये मान के चलिए कि हर एग्जाम में आपके 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी से पक्का है, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके इन सारे अधिकारों को जानेंगे, और जिनमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे आपके समानता के अधिकार को। समानता का अधिकार आपके जो रखा गया है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में रखा गया है। सबसे पहला अधिकार है
जो आपके मौलिक अधिकार 6 हैं उनमें पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के आपके 18 तक में बात करता है, जहाँ पे सबसे पहला अधिकार है आर्टिकल 14। हमको आर्टिकल 14 समझना है, अनुच्छेद 14 समझना है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 14 में ये क्वेश्चन अभी बना भी है, हाल ही में आपके एमपीपीसीएस के एग्जाम में बना था कि अनुच्छेद 14 में विधि की समझ समानता और विधियों का समान संरक्षण, दो प्रकार की बातें की गई हैं। विधि की समझ समानता भी और या फिर विधियों का समान संरक्षण। अब अगर इनमें थोड़ा अंतर बात करें तो इनमें थोड़ा बहुत अंतर भी है कि विधि के समझ समानता क्या है और विधियों के समान संरक्षण क्या है, इनको हम लोग समझेंगे। पहले तो इसको समझिए कि जो विधि के समझ समानता है, इसका जो अधिकार है वो ब्रिटिश मूल का है, विधि के समझ समानता, और जो विधियों का समान संरक्षण है ये अमेरिका का है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो अनुच्छेद 14 है इसमें विधि के समझ समानता का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटिश मूल का है, और जो विधियों का समान संरक्षण है ये अमेरिका का है। ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है। साथ में जो अनुच्छेद 14 है इसको संविधान संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मूल संविधान का एक पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो विधि का समझ समानता है ये अनुच्छेद 14 में लिया गया है, उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि विधि की समझ समानता और विधियों का समान संरक्षण क्या होता है। देखिए, विधि की समझ समानता है जो कि ब्रिटिश मूल का है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझना है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में जो भी विशेष अधिकार होंगे वो अनुपस्थित होंगे। अर्थात क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके लिए कोई विशेष अधिकार होंगे, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि कोई स्पेशल व्यक्ति होगा और उसके लिए कोई विशेष अधिकार रखे जाएंगे, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में जो विशिष्ट विशेषाधिकार होंगे उनकी अनुपस्थिति होगी। दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार होंगे, यानी कि विधि के तहत जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर प्रकार के व्यक्तियों के लिए जो व्यवहार होंगे वो समान होंगे। ये विधि की समझ समानता के कॉन्सेप्ट को कहता है। और कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो उच्च कुल का हो चाहे वो निम्न कुल का हो, कोई भी व्यक्ति हो, मतलब इवन अगर कोई अधिकारी भी है तो वो उसके लिए भी समान कानून होगा। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा, यानी कि विधि के समझ समानता, यानी कि कानून के समझ सभी लोग समान होंगे। ये बात करता है आपके विधि के समझ समानता के बारे में। अगर हम बात करें विधियों का समान संरक्षण, तो ये क्या कहता है? तो विधियों के समान संरक्षण से तात्पर्य है आपका कि समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होंगे, यानी कि समान विधियां होंगी और उन विधियों के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होंगे। हालांकि कुछ अपवाद रख दिए जाते हैं, जैसे महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण दे दिया जाता है, एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए कोई आरक्षण दे दिया जाता है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी विधि बनाई जाएगी वो समान व्यक्तियों के लिए, सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए, उसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होंगे। ये विधियों का समान संरक्षण कहता है। और क्या कहता है कि बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अगर कानून के समक्ष, पुलिस के समक्ष कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो XYZ, वो पहुंचता है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, उसके साथ उसके कर्म को देखते हुए, अर्थात कि वो उच्च कुल का है या निम्न कुल का है, या फिर उच्च अधिकारी है निम्न अधिकारी है, इसके हिसाब से व्यवहार नहीं होगा, बल्कि न्याय के अनुसार व्यवहार होगा। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इस तरह जो आपका पहला पॉइंट, यानी कि जो विधि की समझ समानता है, ये एक आपके नेगेटिव यानी कि नकारात्मक संदर्भ को दर्शाता है। तो जो विधियों का समान संरक्षण है ये एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक संदर्भ को दर्शाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी कई बार पूछा गया है कि विधि की समझ समानता और विधियों का समान संरक्षण क्या कहता है। विधि की समझ समानता जो आपके ब्रिटिश मूल का है, तो जो विधियों का समान संरक्षण है ये अमेरिका के मूल का है। तो आज हमने मौलिक अधिकार के बारे में देखा कि मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है, इससे रिलेटेड जो प्रमुख विशेषताएं थी उनको देखा। क्या मौलिक अधिकार में संविधान संशोधन किया जा सकता है तो किस प्रकार किया जा सकता है, इसको संरक्षण कौन प्रदान करता है। साथ में हमने जो कितने प्रकार के मूल अधिकार होते हैं, मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, और हमने समानता का अधिकार को आर्टिकल 14 को देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके सारे अधिकारों को देखेंगे, सारे अनुच्छेदों को देखेंगे, उसकी क्या विशेषताएं हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ में एक नागरिक होने के नाते हमको क्या जानना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ आपको मौलिक अधिकार से जानने को मिलेंगी। साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां हम आर्टिकल 15 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके। जय हिंद।